समाजवादी पार्टी की एक बार फिर करारी हार हुई है। अखिलेश इस साल विधानसभा चुनाव के अलावा 3 उपचुनाव हार चुके हैं और इसे लेकर मायावती ने अखिलेश पर तीखा हमला बोला है। साथ ही मायावती ने अखिलेश से कई सवाल भी पूछे हैं। गोला उपचुनाव में हार पर क्या कहेगी समाजवादी पार्टी, ये पहला सवाल। अब कौन सा नया बहाना बनाएगी समाजवादी पार्टी? बीएसपी नहीं लड़ी, फिर इतनी करारी हार क्यों? ये सवाल भी मायावती ने उठाए और साथ ही बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है एसपी, ये भी कहा और सवाल भी पूछा कि क्या एसपी सक्षम है। कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। हालांकि ये सीट बीजेपी के पास ही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं भी फाइट करती हुई नहीं दिखी। एसपी की 34,298 वोटों से करारी हार हुई है और इसे लेकर जहां बीजेपी और बीएसपी ने निशाना साधा, वहीं एसपी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के पक्ष में काम करता नजर आया। अब मायावती ने सवाल पूछा है कि क्या मैनपुरी की लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में साख और सीट बचा पाएंगे अखिलेश? मैनपुरी की जंग, एसपी में कितना दम? आज इन्हीं सभी सवालों पर करेंगे अपने मेहमानों से चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मायावती ने अखिलेश से पूछे तीखे सवाल। गोला की हार पर मायावती का वार। देखिए, बहन जी ने तो बिल्कुल सीधी बात कही है। आप जो बार बार बीजेपी के खिलाफ अपने आप को दिखाते हैं और आप लड़ कहीं नहीं पा रहे हो, तो बहन जी ने तो वही बात कही है कि हम जो बात कह रहे हैं कि बहन जी की उसी बात को बहन जी ने मजबूती के साथ कहा है। क्या बीजेपी को हराने में एसपी सक्षम नहीं? पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, सड़क बिजली पानी के लिए काम किया है। आज नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं पारदर्शी तरीके से और लगातार जाति और धर्म के ठेकेदारों को ठुकराया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। एसपी का बीएसपी पर जवाबी हमला। देखिए, गोला उपचुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जीत हासिल की है, मायावती जी गोला उपचुनाव की हकीकत जानती है, लेकिन मायावती जी सच नहीं बोलेंगी क्योंकि उनको सच बोलने से डर लगता है। सीधे मुकाबले में एसपी क्यों हुई पस्त? कि भाई ये आरोप जो समाजवादी पार्टी लगा रही है, कभी निर्वाचन आयोग पर लगा देगी तो कभी कहेगी कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी हमारे खिलाफ हैं। दद्दा लोग जब तू लोग सरकार में रहा तब अधिकारी किसके खिलाफ काम कर रहे थे? तो ये चीजें हैं कि समाजवादी पार्टी अब ये तय कर चुकी है, उनके दिमाग बैठ गया है कि मुझे चुनाव जीतना नहीं है, बस आरोप और प्रत्यारोप लगाना है। डिबेट की शुरुआत करें, अपने मेहमानों के पास चले। उससे पहले इमरान मसूद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा है और बीएसपी में शामिल हुए। इमरान मसूद जी का स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और पहला सवाल आपसे है कि बहन जी ने आज ट्वीट कर कहा कि गोला में बीएसपी का प्रत्याशी नहीं था, तो ये अखिलेश के कैंडिडेट की सीधी हार है। अब क्या बहाना बनाएंगे अखिलेश? आज जो बहन जी का ये ट्वीट आया, इस पर आपका रिएक्शन सबसे पहले। तो बिल्कुल सीधी बात कही है। आप जो बार बार बीजेपी के खिलाफ अपने आप को दिखाते हैं और आप लड़ कहीं नहीं पा रहे हो, तो बहन जी ने तो वही बात कही है कि हम जो बात कह रहे हैं कि बहन जी की उसी बात को बहन जी ने मजबूती के साथ कहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाने में सक्षम नहीं है उत्तर प्रदेश में। बीएसपी ज्यादातर उपचुनाव नहीं लड़ती है, इस बार गोला में उपचुनाव नहीं लड़ी बीएसपी, जैसा कि उपचुनाव में कम ही उतरती है। तो अब एसपी अपनी इस हार के लिए कौन सा बहाना बनाएगी? आप पार्टी में रह चुके हैं, बताइए जरा, कई बहाने तो आ चुके हैं। देखिए, उनके पास अब कुछ बहाना बचा नहीं। अब वो कोई ना कोई बहाना कभी चुनाव आयोग का बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। तो अब उन बहानों से काम चलने वाला नहीं है। लोग समझ गए हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि विकल्प समाजवादी पार्टी नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आधार ही नहीं खत्म हो गया है।
हाल ही में आपने बयान दिया था एक कि मुस्लिम वोट का समाजवादी पार्टी कोई फायदा उठा नहीं पाई। अगर बहन जी के साथ मुस्लिम वोट गया होता तो आज बीएसपी की सरकार होती। अखिलेश से इतनी जल्दी मोह भंग कैसे हो गया आपका? कि आपने जो एक माहौल बनाया था पूरे प्रदेश के अंदर कि हमारी और बीजेपी की टक्कर है, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और एक माहौल बना दिया कि लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रही है, जबकि सच्चाई थी नहीं, हवा का बुलबुला था, लड़ाई कहीं थी नहीं। अगर ये लड़ाई इस तरह से ना दिखाई जाती तो लड़ाई के अंदर दूसरे भी लोग रहते। और जिस तरह से मुसलमान ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया, अगर इस तरह से मुसलमान का वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा होता तो 270 से ज्यादा सीटें जीत करके बहुजन समाज पार्टी जी। इमरान जी, कैलकुलेशन तो गलत आपका भी हो गया था। 2022 से पहले ही आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, वो भी कड़ी मेहनत के बाद शामिल हो पाए थे। इधर आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा था। उन्हें 2,66,000 से ज्यादा वोट मिले। एसपी का कैंडिडेट महज 8,679 से हार गया। तो यहां पर चुनाव सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए बीएसपी ने लड़ी थी क्या? हम टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। अभी ये जो इन्होंने भ्रम की स्थिति हमारे लोगों में फैलाई हुई है ना, इस भ्रम को निकल नहीं दीजिए। अगर गुड्डू जमाली को सारे मुसलमान ने वोट डाल दिया होता तो गुड्डू जमाली 1 लाख वोट से जीतता, इनकी जमानत जब्त हो जाती। हमारे वोट के ऊपर तो राजनीति कर रहे हैं ये। हमारे जितने आप देख लीजिए पूरे समाजवादी पार्टी के अंदर कि जितने मुसलमान नेता जो वोकल थे, जो बोल सकते थे, जो कौम की मजबूती के लिए आवाज उठा सकते थे, इनसे सवाल कर सकते थे कि इनकी सरकार के अंदर भर्तियों में क्या हुआ, इनकी सरकार के अंदर हमारी नौकरियों का क्या हुआ, उन तमाम नेताओं को इन्होंने क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। ये तो अब हमारी समझ में आ रहा है ना कि हमारे साथ क्यों ऐसा ट्रीटमेंट किया गया और इज्जत कैसे दी जाती है। इज्जत देखना सीखना है तो बहन जी से सीखिए कि इज्जत ऐसे दी जाती है। ठीक है, लेकिन बहन जी पर एक और आरोप लगते हैं और वो आरोप ये कि बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रही है बीएसपी। क्या मैनपुरी में भी बीएसपी उपचुनाव में अपना कोई कैंडिडेट उतारेगी? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे? अगर समाजवादी पार्टी के लहजे में मैं आपसे पूछूं तो देखिए, नीतीश कुमार जी सरकार बनाएं किसी के साथ, चलाएं किसी के साथ, चुनाव लड़ें किसी के साथ और उनको नेता मानने को अखिलेश जी तैयार हैं। तो ये इस तरह की बात करने से पहले 10 बार सोच भी लें कि वो आप बोल क्या रहे हैं। बी टीम कौन है कौन नहीं है ये तो आपने दिखा दिया ना कि आपने अपना पूरा माहौल बनाया कि साहब हम हैं हम हैं हम हैं और आप थे कहीं नहीं। तो बी टीम तो आप बन गए कि आपने सरकार बनवा दी। अगर ये भ्रम ना फैलाया होता, ये स्थिति ना फैलाई होती तो लोगों को भ्रम ना होता और सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती। चूंकि बसपा के पास ही कैडराइज्ड वोट है, जो बसपा का टूटते 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 भी 13% रह गया अभी। और अगर ये स्थिति ना होती और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 2024 में आपको इसके नतीजे दिखाई देंगे और 2027 में बहुत 2/3 बहुमत के साथ बहन जी सरकार बनाएंगी। ठीक है, तो 24 की बात इमरान जी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और बहुत सारे नेताओं से घिरे हुए भी आप दिख रहे हैं, यानी कि अभी निकाय चुनाव की जो गहमा गहमी है, तैयारी नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन 24 का जिक्र कर रहे हैं और फिर 27 का जिक्र कर रहे हैं। कितना अंतर होगा देखा जाएगा। इस वक्त मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर प्रवक्ता बीएसपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल, चूंकि समाजवादी पार्टी को ही निशाने पर लेकर बीएसपी की ओर से, बहन जी की ओर से दागे गए, अनुराग भदौरिया जी आप ही के पास आती हूं। बीएसपी यानी कि बहन जी मायावती साफ साफ कह रही हैं कि सीधी टक्कर बीजेपी को देने में एसपी सक्षम नहीं। आपका रिस्पॉन्स? देखिए, कौन क्या कहता है इसकी चिंता समाजवादी लोग नहीं करते। समाजवादी जनता की परेशानियों को समझते हैं, उनकी जो परेशानियां उसकी आवाज उठाते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे सदन में हो चाहे वो रोड पे हो। हम लगातार सरकार की नीतियों, गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते चले आ रहे हैं और ये समाजवादियों की परंपरा रही है। समाजवादी लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कहती है कि हम जीत गए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या बताइए कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार गए, 40 मंत्री गए, वादों की झड़ी लगाते रहे, वहां पे एफआईआर करते रहे, कहते रहे नहीं 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 भैया मिनी गुंडा एक्ट लगाओ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर में मिनी गुंडा एक्ट भी लगा लेते हैं। बाद में पता चलता उसके ऊपर तो एक एफआईआर भी नहीं है।
फिर ठीक है। वापस में मिनी गुंडा एक्ट वापस लेते हैं। तो ये क्या है? और उसके बावजूद भी आप 30-32 हजार से जीतते हो, जो आप पहले जीते थे 2022 में भी 30-32 हजार वोट से जीते थे। तो इसके मतलब इनके इतने मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का जाने का कोई वोट तो नहीं बढ़ा पाए। हाँ, ये जरूर है कि उनके जाने से वहां पे उन्होंने एक तानाशाही का माहौल तो पैदा किया। लेकिन अनुराग जी, वही तो बीजेपी पूछ रही है ना, वही हम भी पूछ रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री गए, तमाम उन्होंने ताकत लगा दी, लेकिन समाजवादी पार्टी को किसने रोका था? समाजवादी पार्टी के भी बड़े लीडर्स जा सकते थे। बात नहीं समझ पाए, तब भी वोट नहीं बढ़ा पाए। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना लगाने के बाद तो वोट नहीं बढ़ा पाए ना। उतना वोट पहले मिला था, उतना ही वोट अब मिला है, बल्कि उससे 2-3 हजार कम हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुराग जी 34 हजार से ज्यादा वोटों से जीते हैं, पिछली बार 30 हजार से जीते थे। वो छोड़िए, सवाल ये है कि क्या आप पूरे मन से लड़े थे? अरे मैं बोल तो रहा हूं, आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर में मिनी गुंडा एक्ट लगा दिया। बताइए, गुंडा एक्ट का मतलब समझते हैं आप? जिसके ऊपर में एक FIR ना हो, कैंडिडेट पे आप गुंडा एक्ट लगा देंगे, इसका मतलब क्या था? आप डराना चाह रहे थे और कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं, जनता को, कि देखो जिसके ऊपर FIR भी नहीं है उसके ऊपर मैं गुंडा एक्ट लगा देता हूं। अनुराग जी, आपका ये सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता के सामने ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और आपसे। अनुराग जी सुन तो लीजिए, आपका ये सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता के सामने रखूंगी, लेकिन एक सवाल उसका जवाब दे दीजिए। क्या आप लोगों ने पूरी तैयारी से लड़ा चुनाव? 5 सेकंड दे दीजिए, मैं चिल्लाता रहूंगा, फायदा क्या? 5 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 5 सेकंड में क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी डिबेट खत्म तो हो नहीं जाएगी 5 सेकंड। अरे अनुराग जी, आपकी बात पूरी कहाँ होती है 5 सेकंड में? 5 सेकंड दीजिए, नहीं 5 सेकंड दीजिए, इतने में मेरी बात पूरी कर देती। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने मिनी गुंडा एक्ट क्यों लगाया? ये बताने के लिए, देखो जनता देखो, मैं गुंडा एक्ट लगा देता हूँ अगर कोई यहाँ ज्यादा बोलता है तो प्रधान हो सुन लो, घर से निकलना नहीं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? किस बेसिस पे गुंडा एक्ट लगाया? क्या इस पे कार्रवाई हुई इस अधिकारी के ऊपर में? क्या मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की? क्या चुनाव आयोग ने कार्रवाई की? उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने गुंडा एक्ट लगाया चुनाव के बीच में, फिर बीच में वापस लिया। क्या ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ठीक है अनुराग जी, 5 सेकंड हो गए, नहीं होनी चाहिए। 5 सेकंड हो गए। अब मैं अपना सवाल रखूं। बिल्कुल। अगर बीजेपी की ओर से डराया जा रहा था, अराजकता फैलाई जा रही थी, लोगों को डराया जा रहा था, तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी वहां मौजूद होकर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को भरोसा दे सकते थे कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां। भरोसा तो दे रहे थे, लेकिन एक्ट लगा के आप जो रिसीव करवाते हो गुंडा एक्ट में, हम कोई पुलिस तो है नहीं, हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे ना, तभी तो वापस लिया ना बाद में। लेकिन 10 दिन तो बर्बाद किए ना। गुंडा एक्ट क्यों लगाया आपने भाई? तो इसका मतलब आपने अपने कैंडिडेट को बस छोड़ रखा था, उनके भरोसे ही इस पूरे चुनाव को छोड़ रखा था। समाजवादी कार्यकर्ता सरकार के अधिकारियों से लड़ते रहे। ठीक है, यानी कि आपने अपने कैंडिडेट को छोड़ रखा था। ठीक है, मनीष शुक्ला के पास जाऊंगी। मनीष शुक्ला जी, बहुत गंभीर आरोप लगातार लग रहे हैं, जब से नतीजे आए तब से लग रहे हैं कि आपने मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है, चुनाव आयोग भी आपके पक्ष में, आपके फेवर में खड़ा रहा, लोगों को डराया धमकाया आपने। जवाब दीजिए। देखिए मेनका जी, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 34,298 वोटों से जीता है। इसके कई मायने हैं। पहला जो विषय निकल कर आता है वो है कि 2022 के आम चुनाव के बाद आजमगढ़, रामपुर, अब गोला गोकर्णनाथ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, तब भी जीती। रामपुर में नहीं खड़ा किया था, तब भी जीती। और गोला में नहीं खड़ा किया था, तब भी जीती। अर्थात उत्तर प्रदेश में अब जाति धर्म या समीकरण बनाकर चुनाव जीतने के दिन लग गए हैं। अब आपको काम करना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण है विकास करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में तमाम प्रयोग हो चुके। 17 में कांग्रेस के साथ सपा गई, 19 में बीएसपी के साथ सपा गई, और 22 में सपा ने अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता की, उसके नाते से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता से हो गया है। ठीक है जनता से गठबंधन हो जाता है, जब भी कोई राजनीतिक दल जीतती है, जब भी कोई राजनीतिक दल जीतता है और लगातार जीतता है, तो उसके पास यही जवाब रहता है हर सवाल का कि हमारी नीतियों पर जनता ने मुहर लगा दी है। लेकिन एक सवाल अनुराग भदौरिया रख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट पर मिनी गुंडा एक्ट क्यों लगाया गया, जिनके खिलाफ कोई FIR तक नहीं, 10 दिन का वक्त उनका बर्बाद किया गया। पूछिए, जवाब दे दे। बिल्कुल।
आजमगढ़ में जनता जब सुन हारे रही है। थे तब तो गुंडा एक्ट अरे लगा। गोला में क्यों गुंडा एक्ट लगाया? रामपुर में हारे, गोला में गुंडा पूरी एक्ट तरह लगाया, हारे जवाब दे दो। तो भी गुंडा एक्ट नहीं लगा। दे दो, गुंडा तो देखिए एक्ट ये क्यों जो लगाया? अखिलेश यादव हार का ठीकरा जवाब किसी के नहीं ऊपर है। फोड़ना चाहते हैं। चांद फोड़ दिए। 2014 में चांद उत्तर फोड़ प्रदेश दिए। में जवाब नहीं है। देखिए, समाजवादी देखिए, पार्टी जवाब की नहीं सरकार देते थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव लोग। हार गए। भारतीय जनता 17 में पार्टी भी के जब विधानसभा का जवाब चुनाव नहीं हो रहा दिया। था तो गुंडा समाजवादी गुंडा पार्टी एक्ट की क्यों सरकार लगाया? थी, समाजवादी चुनाव पार्टी हार के गए। प्रत्याशी कौन है? 2012 के जवाब बाद नहीं है। जब नगर क्यों निगम लगाते के हो चुनाव गुंडा हुए एक्ट झूठा? उत्तर प्रदेश बताओ में ना, जवाब तो दो, अखिलेश जवाब यादव दो, चुनाव उत्तर हार प्रदेश गए। की जनता जवाब तो ये जो पूछ रही है, चांदी आपने के मिनी गुंडा चम्मच एक्ट को क्यों मुंह में लगाया? लेकर देखो, राजनीति करने उत्तर वाले प्रदेश की लोग जनता हैं, देख लो। जो संघर्ष देख लो, नहीं कर जवाब सकते, बोल के। जो पर एसी के जवाब कमरों नहीं है में कि बैठकर झूठा गुंडा एक्ट राजनीति क्यों करते लगाया? हैं और यही उनके जवाब है। प्रवक्ता हल्ला मचा कर सोचते हैं ठीक है। कि अगर हम डिबेट के दौरान शोर मचाएंगे, हल्ला शोर नहीं, मचाएंगे, शोर और नहीं, चुनाव जीत अनुराग जी, जाएंगे, शोर नहीं, ये जवाब दिल्लत आने गैंगवार दीजिए। भदौरिया। आपको तर्क देना पड़ेगा, तर्क नहीं देंगे, शोर मचाएंगे तो जनता ऐसे ही वोटों से आपके अनुराग जी, मुंह यहाँ बंद चिल्लाने से करेगी, नहीं होगा। आपके अगर मुंह पे कुछ ताला गलत हुआ है तो लगाएगी। सही प्लेटफॉर्म पर भी बोलिए। और रही बात कि सिर्फ गुंडा एक्ट की वजह से, मिनी गुंडा एक्ट की वजह से, 10 दिन की वजह से तो आप चुनाव हारे नहीं। आप इससे पहले आजमगढ़ में भी हारे, रामपुर में भी हारे। ठीक है, गोला में मिनी गुंडा एक्ट क्यों लगाया? सवाल का जवाब क्या दिया उस सवाल के मेनका जी, जवाब देखिए, से आपके इलेक्शन के मेनका जी, नतीजों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या इलेक्शन के नतीजों पर असर पड़ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलूक नागर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, आते हो मनीष जी, आपके पास लौटूंगी, आपको फिर जवाब देना पड़ेगा इसका, लेकिन बाकी के भी हमारे मेहमान हैं, उनको भी शामिल कर लें। समय अनुराग भदौरिया को दिया, देखिए, और मेरे बोलते समय इन्होंने डिस्टर्ब किया। एक अच्छी डिबेट नहीं चलेगी। नहीं, मनीष जी मैं आऊंगी, मनीष जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मलूक नागर प्रवक्ता बीएसपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं मलूक नागर जी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मायावती जी का ये ट्वीट आया, समाजवादी पार्टी को मायावती जी ने सीधे सीधे निशाने पर लिया और ये बात रखी कि समाजवादी पार्टी में ये ताकत नहीं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का सीधे सीधे मुकाबला कर सके। इसके क्या मायने निकाले जाएं? अभी तक जो चुप्पी, जो शांति थी, बी टीम होने का बार बार आरोप लग रहा था बीएसपी पर, अब उससे अलग हटकर बीएसपी ने कोई रणनीति तैयार की है? अरे आप तो मेनका जी, आप तो रुको। पहली बात तो ये कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सांसद हूं। मैंने सांसद ही बोला। हमेशा पहला नंबर, दूसरे नंबर पे मैं रहता हूं। मलूक नागर जी, नहीं, मैंने सांसद ही बोला। उसको मैं माफी चाहता हूं, करेक्शन कराना चाहता हूं। दूसरा जी, अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो अभी पिछले दिनों आजमगढ़ का जो चुनाव हुआ था, उसमें चर्चा चला दी कि बीएसपी ना लड़ती तो समाजवादी जीत जाती। अभी गोला सीट पे चुनाव हुआ तो रिजल्ट क्या रहे? और आज की तारीख में किसानों के पास खाद नहीं है, पूरे देश में हाहाकार मच रही है। उत्तर प्रदेश में लाइनें लग रही हैं। मैंने भी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखी, उर्वरक मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिखी। किसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा इन चीजों से जाने के अलावा। जो हमारे साथी दूसरी पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं, और ये सच है, हमारा वोट इंटैक्ट रहा 13%, और जिन्होंने पूरा भरपूर गठबंधन को वोट दिया, उनकी समझ में आ गया है कि हमारा वोट यहाँ आ जाता तो बहुत बड़ी मात्रा में हम चुनाव जीत जाते। और जिस जाति के कैंडिडेट को हमारा टिकट मिलेगा, जाति की वोट और दूसरे जो गठबंधन की बेस वोट है वो वोट, और जो हमारा दलित वोट इंटैक्ट है वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में टक्कर देने की स्थिति में हम हैं। ठीक है नागर जी, आपने फॉर्मूला तो तैयार कर लिया। एमपी 2019 में आए थे, ज्यादा बड़ी मात्रा में आएंगे। ठीक है नागर जी, आपने फॉर्मूला तो तैयार कर लिया कि आपका जो वोट है, यानी कि पारंपरिक वोट प्लस मुसलमान अल्पसंख्यक प्लस आप दूसरे दलों से जो असंतुष्ट लोग हैं उन्हें जोड़ लेंगे, सरकार बना लेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले पर काम करने की भी तो जरूरत है। वो काम होता नहीं दिख रहा। सिर्फ ट्विटर से क्या होगा? कैंडिडेट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा एक अलग तरीके का शुरू से रहा है बीएसपी का कि कैडर बंद कमरों में, बंद हॉलों में दिए जाते हैं और प्रॉपर तरीके से रोज सुबह से कार्रवाई होती है। और कुमारी बहन मायावती जी पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जितने भी कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं, उनको सुबह सुबह अपने डायरेक्शंस दे देती हैं और पूरा दिन, 8 दिन का उनको प्रोग्राम मिल जाता है। पूरा दिन वो पूरा काम करते हैं। हम दिखाने में विश्वास नहीं रखते, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। यही बात 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी
बीएसपी कह रही थी, उत्तर लेकिन प्रदेश में 2022 भी। विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देख लिए। 2012 से लेकर 22 तक का ग्राफ एक बार बता देती हूं। 2012 में जहां पर बीएसपी को 26% वोट मिले थे, तो 2022 तक आते आते ये सिर्फ 13% बच गए हैं। यानी कि नाराजगी बढ़ी है। नाराजगी इसलिए क्योंकि एक्शन नहीं दिखा, और ये नाराजगी जो बढ़ी तो समाजवादी पार्टी भी इतने लोगों को समेट नहीं पाई, वो कहीं और चले गए। ठीक है, आऊंगी आपके पास। प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की आपने प्रश्न कर दिया, आप लौटूंगी बारी बारी से, वक्त बचेगा, बारी बारी से सबके पास आऊंगी। प्रियंका गुप्ता जी, जो बीएसपी और एसपी के बीच में जंग देखने को मिल रही है कि बीजेपी क्यों जीत जा रही है, एसपी कह रही है कि बीएसपी की वजह से, बीएसपी कह रही है कि एसपी में ताकत ही नहीं, कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उन पर ज्यादा विपक्ष को फोकस करना चाहिए, ना कि विपक्ष के ऊपर ही फोकस करे। तो मैं समझती हूँ कि आज अम्बेडकर नगर में कुछ महिलाओं के ऊपर लाठी जो है बड़ी बेरहमी से मारी गई है, तो उन पर भी सवाल और मुद्दे उठने चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर वो दलित महिलाओं को पीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो जो है कुछ अपना दुख जाहिर कर रही थी कि अम्बेडकर जी की फोटो पर काली पोत दी गई, वो वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह, सोशल मीडिया पर तो हर जगह है। इस मुद्दे को आगे उठाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे? मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और मैं यहाँ पर ये दुख व्यक्त कर रही हूँ कि इस तरह का उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही है, पर यहाँ पर उपस्थित किसी भी प्रवक्ता ने इस मुद्दे को उठाया नहीं उठाया, क्योंकि आम जनता के मुद्दों से किसी को सरोकार है नहीं ना। आम जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स यहाँ जीत और हार की हो रही है। जीत के हार के अलावा भी यहाँ पर आम जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए कि अगर वाकई होनी चाहिए, लेकिन जब हम चुनाव में उतरते हैं, तो जीत हार ही इस बात को तय करती है कि कौन से राजनीतिक दल को सत्ता दी जाए। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी के पास आती हूँ। आवाज क्यों नहीं उठाती है मायावती जी? अगर आप राजनीति करने बैठे हैं, निकले हैं, तो आम जनता की बात उठाइए। सभी को उठाना चाहिए, सभी को उन मुद्दों को उठाना चाहिए जो मुद्दे जनता को छुए। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी आपके पास आती हूँ। आपने सबकी बात सुन ली। जब बात जीत हार वाली राजनीति की होती है, एक तरफ बीजेपी है जो जीत के अभियान को बरकरार रखे हुए है, और ये सिर्फ यूं ही नहीं है, हम देख रहे हैं कि कितनी मेहनत की जा रही है। सभी राजनीतिक दल दावे यही करते हैं कि वो सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जीत हार के वक्त सभी गणित बिठाया जाता है। ठीक है, इस गणित में जो आगे बढ़ा वो जीत गया। तो क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी में कहीं कोई कमी है जो वो नहीं जीत पा रहे? इसके पीछे एक तथ्य भी रख दूं, 2012 में सिर्फ 29% वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को, और वो उन्होंने सत्ता बनाई, सरकार में आए, लेकिन 2022 में 32% वोट लेकर भी वो सत्ता से बाहर है। तो क्या स्ट्रैटेजी में कहीं कमी है, और इसका आरोप दूसरी जगहों पर मढ़ा जा रहा है? देखिए मेनका जी, निश्चित रूप से जो आपने कही इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज जो राजनीति का डिस्कोर्स, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की संस्कृति चेंज कर दी, लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी वो जो पुरानी घिसी पटी राजनीति ही, जात की, धर्म की, मजहब की, बांट की, बंटवारे की, उसी राजनीति को पकड़ करके बैठे हुए हैं। बात जब पत्थरबाजी की होती है, जब पत्थरबाजी होती है, उनके समर्थन में आ जाते हैं, कभी अतीक के समर्थन में आ जाते हैं, कभी मुख्तार के समर्थन में बात करना चालू कर देते हैं। अभी वो जनता का मूड भांपने में असफल है, लेकिन अपने जो हार की और अपनी जो विफलता के बारे में वो नहीं सोचते, वो दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते कि जी मेरे को जुकाम इसलिए लग गई क्योंकि कश्मीर के अंदर बर्फ गिर गई। अरे भाई, कश्मीर में बर्फ गिर गई, तू उत्तर प्रदेश के अंदर बैठा हुआ है, तेरे को यहाँ पे 1400 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर तेरे को जुकाम कैसे लग गई? अगर वहां पे बर्फ गिरने से तेरे को जुकाम लगी तो कश्मीर वालों को तो फिर मर जाना चाहिए था। लेकिन वो इस चीज को समझते नहीं है, और पता नहीं इनको ट्रेनिंग कौन देता है। जितने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, केवल बोलने वालों के ऊपर डिबेट को डिरेल करने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि यहाँ पे तथ्यपरक बात करने के लिए। और मेनका जी, सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हर एक चुनाव के बाद में किसी ना किसी चीज के ऊपर दोषारोपण कर देना, कभी ईवीएम के ऊपर, कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी प्रशासन के ऊपर, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्या अब यहाँ पे जो विदेशी संस्थाएं आकर के चुनाव करवाएंगी क्या? ठीक है निरंजन जी, और यही वजह कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी मांगा है, नोटिस दिया है, 10 नवंबर तक का वक्त है। अनुराग भदौरिया जी, जवाब तैयार हो गया? इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब मांगा है, हिट एंड रन पॉलिसी कि आरोप लगाओ भाग जाओ,
हार के लिए इसको जिम्मेदार ठहराओ, भाग जाओ। अब वो नहीं चलेगी। तैयार हो गया जवाब? 10 तारीख को जवाब मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। दूसरा, एक राजनीतिक विशेषज्ञ तो लगता ही नहीं कि हिंदुस्तानी है। तू तेरा तेरे को कौन है? ये बदतमीज आदमी है जिसे भाषा का ज्ञान नहीं है। तू तेरा तेरे को क्या होता है? अनुराग जी, दूसरों को सर्टिफिकेट देना तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल इस तरह का शब्द सुन लीजिए ना। देखिए, तू तेरा तेरे को, ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं है। तो ये कोई बदतमीज आदमी हिंदुस्तानी संस्कृति आपसे सीखनी पड़ेगी क्या होता है हिंदुस्तान को। ठीक है, पर्सनल नहीं होते हैं अनुराग जी, पर्सनल नहीं होते हैं। आप मेल करते हैं जब भी किसी दूसरे का समय होता है, आप बात को उसके समय को आप खराब करते हैं। निरंजन जी, पर्सनल नहीं होते, पर्सनल नहीं, एक दूसरे पर निजी कमेंट नहीं। अनुराग भदौरिया निजी कमेंट नहीं। ये आप बोलचाल की भाषा के अंदर जब एक मुहावरा बोला जाता है, आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है, निरंजन पोद्दार जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, एक दूसरे पर निजी आरोप न लगाएं। घूमते रहिए, कौन आपको कह रहा है? संस्कार का ज्ञान नहीं है। तू तेरा तेरे को। अनुराग जी आप बाहर क्लास चला लीजिएगा, आप बाहर क्लास चला लीजिएगा। नैतिकता, परंपरा, संस्कृति सब पढ़ा लीजिएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, सवाल सुन लीजिए। आपको खराब करने की संस्कृति आपने सीखी। ठीक है, निरंजन जी की भी आवाज कम कीजिए, निरंजन जी की भी आवाज कम कीजिए। अनुराग जी, क्या सेटिंग करके आते हो क्या टीवी डिबेट में? बोलने का तरीका नहीं। तू तेरा तेरे। अनुराग जी की भी आवाज नीचे कीजिए, यहाँ सवाल कुछ और चल रहा। मनीष जी बोलिए। जी देखिए मेनका जी, एक तो कम से कम न्यूज 18 यूपी को ये चाहिए कि आपके चैनल पे कोई गुंडागर्दी न कर पाए हरा कुर्ता पहन के। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, जैसे उन्होंने मुझे डिरेल किया। फिर एक आपके प्रतिनिधि के खिलाफ किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है, उनको लगता है कोई एक्शन आप लोग को भी लेना चाहिए कि डिबेट की मर्यादा बनी रहे। और अखिलेश यादव जी, पूरे इस चुनाव का एक ही निहितार्थ है कि जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके राजनीति करने लोग निकले हैं या पिताजी की विरासत पे राजनीति करने निकले हैं, ऐसे लोगों को जनता ने ठुकरा दिया है। ये लोग ऐसी कमरों में बैठ के ट्विटर की चिड़िया तो उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत सकते। और जो उनके पार्टी के प्रवक्तागण जिस तरह का बिहेव करते हैं, शोर मचाते हैं, और उनको लगता है कि चैनल में शोर मचाकर वो जनता से वोट ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। भदौरिया जी भी जान ले, अखिलेश जी भी जान ले, इसका भी अच्छा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, वक्त नहीं रह गया। मनीष जी, अनुराग भदौरिया जी, आखिरी सवाल आपसे है। उम्मीद है कि बिना इधर उधर की बात के आप जवाब दे। मैनपुरी आपकी सीट है, ये वक्त बहुत कम है। मैनपुरी आपकी सीट है ये, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सवाल उठाया जा रहा है कि मैनपुरी में भी साख बचेगी कि नहीं। देखिए, आपने पहले ही बोल दिया कि 29% वोट हमको लास्ट इलेक्शन में मिला था। 2019 को आप समय दे रही हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो डिरेल कर रहे हैं। इसकी मतलब मेरा वोट परसेंट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी में कमी दिख रही है ना। वोट परसेंट बढ़ रहा है ना। आप भी मान रही इस बात को कि समाजवादी पार्टी लगातार 22 से 29 से 32% पे आ गई। तो स्ट्रैटेजी में कमी है, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये तय मानिए कि जब तक 24 आएगा, 27 आएगा, यही 32, जिस तरह से हम 10% बढ़ रहे हैं, तो ये 50% में पहुंचेगा। अनुराग जी, यही तो सवाल है कि स्ट्रैटेजी में कहीं कोई कमी लग रही है कि 29% में भी आप सरकार बना जाते हैं और 32% में भी सत्ता से बाहर रह जाते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी की कमी ट्विटर पर या दूसरों को आरोप लगाकर तो पूरी नहीं होगी, वो आप सभी को मंथन करना होगा। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते। हमने क्या बोला? हम जनता की चिंता करते हैं। आरोप आप अपने आप से लगा रही हैं, हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया। हमने कहा जनता की समस्या के लिए बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, इसलिए समाजवादी बोलते हैं। समाजवादियों का काम बोलता है। ठीक है, उम्मीद है कि आगे भी काम बोलेगा, उम्मीद है कि आगे भी काम बोलेगा, समस्या का समाधान करते हैं। चलिए, माफ कीजिएगा, वक्त बहुत कम है, इसलिए आप सभी को रोक रही हूँ। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। वक्त बहुत कम, इसलिए डिबेट यहीं पर खत्म करते हैं।